संवाददाता जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। रियल एस्टेट बाजार में एक नए विवादित बिल्डर ग्रुप की दस्तक। अवैध निर्माणकर्ता के रूप में फुलवानी ग्रुप की दस्तक हुई है। ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स में अवैध निर्माण के आरोप। तिलक नगर, आदर्श नगर और शिवाजी में अवैध निर्माण के आरोप। ग्रुप द्वारा निर्माण के लिए निगम की अनुमति तक नहीं लेने का आरोप है और अवैध निर्माण के साथ रेरा के नियमों को भी अवहेलना के आरोप लगाए गए हैं। इस समय शहर के आधा दर्जन से अधिक इलाकों में चल रहे ग्रुप के प्रोजेक्ट और इन सभी विवादित प्रोजेक्ट्स में धड़ल्ले से चल रहा मौके पर निर्माण, लेकिन अभी तक नहीं हुई फुलवानी ग्रुप के इन अवैध प्रोजेक्ट्स पर कोई कार्रवाई। पूरे प्रकरण में अब नगर निगम ने कमेटी गठित करने की बात कही है। कमेटी करेगी फुलवानी ग्रुप के अवैध निर्माणों की जांच। तो फुलवानी ग्रुप जिसके निर्माणों को लेकर चर्चा है कि अवैध निर्माण किए गए हैं और इसको लेकर अब जांच होगी। ये पूरी रिपोर्ट संवाददाता जियाउद्दीन खान की। रियल एस्टेट बाजार में एक नए विवादित बिल्डर ग्रुप की दस्तक हुई है। अवैध निर्माणकर्ता के रूप में फुलवानी ग्रुप की दस्तक हुई है। ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स में अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। तिलक नगर, आदर्श नगर और शिवाजी में अवैध निर्माण के आरोप लगाए गए हैं। ग्रुप द्वारा निर्माण के लिए निगम की अनुमति तक नहीं लेने का आरोप लगा है और अवैध निर्माण के साथ रेरा के नियमों की भी अवहेलना के आरोप लगे हैं। इस समय शहर के आधा दर्जन से अधिक इलाकों में चल रहे ग्रुप के प्रोजेक्ट, इन सभी विवादित प्रोजेक्ट्स में धड़ल्ले से चल रहा मौके पर निर्माण, लेकिन अभी तक नहीं हुई फुलवानी ग्रुप के इन अवैध प्रोजेक्ट्स पर कोई कार्रवाई। पूरे प्रकरण में अब नगर निगम ने कमेटी गठित करने की बात कह दी है। कमेटी करेगी फुलवानी ग्रुप के अवैध निर्माणों की जांच। हरक सिंह रावत का कांग्रेस में आगमन। दो कांग्रेस नेताओं ने निभाई अहम भूमिका। ये दोनों रह चुके राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी। ये है अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव। राज्य पीसीसी के प्रभारी रह चुके अविनाश पांडे की रही अहम भूमिका। देवेंद्र यादव उस दौर में राज्य पीसीसी के थे सह प्रभारी और अब दोनों की जोड़ी उत्तराखंड में कर रही मेहनत। हरीश रावत की सहमति के बगैर हरक सिंह का आगमन आसान नहीं था। पांडे और यादव ने हरीश को राजी करने के बाद हरक का रास्ता प्रशस्त किया है, यानी कि हरक सिंह रावत जो कांग्रेस में आए हैं उनके आगमन को लेकर दो कांग्रेस नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है और ये दोनों रह चुके राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी। ये है अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव। राज्य पीसीसी के प्रभारी रह चुके अविनाश पांडे की अहम भूमिका रही। देवेंद्र यादव उस दौर में राज्य पीसीसी के थे सह प्रभारी और अब दोनों की जोड़ी उत्तराखंड में मेहनत कर रही है। हरीश रावत की सहमति के बगैर हरक सिंह का आगमन आसान नहीं था। पांडे और यादव ने हरीश को राजी करने के बाद हरक का रास्ता प्रशस्त किया है। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत, एक मुश्त समझौता योजना लाई जाएगी। केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ऋण चुकाने में किसानों को आसानी हो। तो किसानों को आसानी हो, इसके लिए ऋण चुकाने के लिए प्रदेश के किसानों के लिए ये राहत भरी खबर, जहां सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत मिली है। और हमारे साथ सहयोगी निर्मल लाइव जुड़ गए हैं स्टूडियो से। निर्मल, तो एक मुश्त समझौता योजना लाई जाएगी और ये किसानों के लिए राहत भरी खबर रहेगी। निश्चित तौर पर मेघा, देखिए ऐसे दौर में जबकि कोविड चल रहा है, किसानों को आर्थिक तंगी का सामना उठाना पड़ रहा है। आर्थिक संसाधन जो हैं, जो भूमिपुत्र हैं उनके पास उतने नहीं रहे। उनको वापस बार बार सूदखोरों की या महाजन की शरण में जाना पड़ता था। ऐसे में राज्य सरकार ने क्या किया, सबसे पहली राहत तो ये दी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सबसे पहली राहत ये कि जो खरीफ और रबी के लिए जो फसली ऋण दिया जाना था, ब्याज मुक्त फसली ऋण, वो 16,500 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 18,500 करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि अब उससे 18,50,000 से ज़्यादा किसान उससे लाभान्वित होंगे। दूसरा ये कि अब जो बजट आ रहा है इसमें इसकी सीमा को 23,500 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी ऐसी तैयारी की जा रही है। इसको
उसको बढ़ा करके 23,500 करोड़ किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, उसमें जो किसानों का दायरा होगा करीब 23.5 लाख होगा। लेकिन आज जिस तरह से अभी उदयलाल आंजना जो सहकारिता मंत्री, उनके निर्देश पर जो मीटिंग हुई, उसमें प्रमुख सचिव दिनेश कुमार और मुक्तानंद अग्रवाल जो रजिस्ट्रार हैं वो बैठे, उन्होंने इस बात के लिए इस बात का एक तखमीना तैयार किया कि प्रदेश के किसानों को किस तरह से राहत दी जाए। तो उसके लिए एक मुश्त समझौता योजना लाने पर विचार किया जा रहा है। योजना का खाका जल्दी ही तैयार हो जाएगा और उसकी एक तिथि भी तय कर दी जाएगी। इसका फायदा ये होगा, जो शॉर्ट टर्म लोन, करीब 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है, और 10 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनको लॉन्ग टर्म लोन यानी दीर्घकालीन उनको ऋण दिया जाता है, जो कृषि और अकृषि दोनों चीज़ों के लिए होता है। तो मेगा इसका फायदा ये होगा कि ऐसे किसान जिन्होंने लोन ले रखा था लेकिन लंबे समय से वो पैसा नहीं चुका पाए थे, उन किसानों को एक मुश्त समझौता योजना के तहत लाया जाएगा। उसका फायदा ये मिलेगा कि उनके ऊपर जो ब्याज है, दंडनीय ब्याज, उसको कम कर दिया जाएगा, 40% माफ कर दिया जाएगा और 60% की रिकवरी होगी। इससे किसान को फायदा ये होगा, जिनको ये लंबी राशि चुकानी थी 2 से 5 लाख रुपए, उनको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि 40% जो हिस्सा है सरकार उसको माफ करने जा रही है। तो सीधे तौर पर दीर्घकालीन ऋण से जुड़े हुए 80,000 से ज्यादा किसान, जिनके ऊपर करीब 750 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, उनको फायदा होगा। और 20 लाख से ज्यादा ऐसे किसान जो शॉर्ट टर्म लोन जिन्होंने लिया था, उनको इसका फायदा होगा। और देखिए, इसमें एक बात और भी है जिसको सीधे तौर पर ऐसे समझा जाए कि चूंकि खरीफ और रबी के लिए राज्य सरकार फसली ऋण वितरित करती है, उसके ऊपर ब्याज नहीं लेती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं 1 साल की अवधि में राशि को चुका नहीं पाते हैं, उनके ऊपर लगातार जो ब्याज है वो शास्ति लगती जाती है और ब्याज बढ़ता जाता है। और चूंकि कोविड का दौर चल रहा है 2-2.5 साल से, तो किसान की आय इतनी हुई नहीं कि उस पैसे को चुकाया जाए। तो ऐसे में एक मुश्त समझौता योजना अगर लाई जा रही है मेगा, तो निश्चित तौर पर किसान को फायदा होगा और उसका कम से कम ब्याज। और इसमें एक और शर्त यह भी रखी है कि ऐसा किसान जिसकी मृत्यु हो गई और जिसके ऊपर बकाया था, उसको मृत्यु की तिथि से अब तक जो भी उसके ऊपर जो ब्याज बन रहा था या मूल राशि थी जो ऋण की, उसको माफ किया जाएगा। यानी ऐसा परिवार जिसने अपना मुखिया खो दिया, उसको सीधे तौर पर यह लाभ मिलेगा कि उसको ना तो ऋण का चुकारा करना पड़ेगा, ना ब्याज का चुकारा करना पड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि कोविड के दौर में किसानों को राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत दी है, जिससे कई लाख किसान इससे फायदा उठा सकते हैं। मेघा, बिल्कुल। और हमारे साथ खुद मंत्री उदयलाल आंजना जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। और ये योजना जो सरकार लाई है, एक मुश्त समझौता योजना, कितना लाभ किसानों को होगा, किस तरह से ये लाभ होगा? एक मुश्त सोचना, ये केंद्रीय सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं आप, शेड्यूल्ड बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की? जी आंजना साहब, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात कर रहे हैं। देखिए आंजना साहब, इसमें आज जिस तरह से डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई, आपके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार ने ली, उसका कहना यह था उनका कि जो खासकर लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें एक मुश्त समझौता योजना लाके किसानों का जो ब्याज था उनके ऊपर, उसमें उनको राहत दी जाएगी। उसको लेकर के सवाल यह था सीधे तौर पर कि कितने किसान इससे लाभान्वित होंगे और आपने किस स्तर पर निर्देश दिए डिपार्टमेंट को? मैं ये अभी निम्बाड़ा में हूँ यहाँ पे, और अभी साइन कर ही रहा हूँ। फाइल पे अभी पत्रावली आई है और हमने वो स्कीम पहले ही जारी थी और 31 दिसंबर को खत्म हो गई थी योजना, तो उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है। और उस योजना के तहत जो भी पैसे जमा कराएंगे काश्तकार, उनको ब्याज में फायदा मिलेगा। और दूसरे भी गुण अवगुण के आधार पर देखा जा रहा है। और शेड्यूल्ड बैंक अगर एक मुश्त योजना लाते हैं तो जितना पैसा बैंक माफ करेंगे और जो अनुदान राजस्थान सरकार के माफ पाती आएगा वो राजस्थान सरकार भी देगी, लेकिन किसानों को ऋण मुक्त करेगी। ये माननीय सीएम साहब ने डिसीजन ले लिया है, तो निसंदेह किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल विपक्ष चुनावों को प्रेरित होकर के इस प्रकार के मुद्दे बना करके ज्यादा से ज्यादा कर रहा है। अगर जो बात सामने आई है, अगर उसकी जानकारी पहले भी होती तो उस पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लाया गया क्योंकि वो बैंक हमारे नियंत्रण में नहीं थे। अच्छा आंजना साहब, एक सवाल और भी था। ये जो ब्याज मुक्त तो फसली ऋण दिया जा रहा है, जिसको 16,500 करोड़ के से बढ़ाकर 18,500 करोड़ दे करके आपने राहत दी है, क्या इसकी सीलिंग को और बढ़ाने की तैयारी है इस तरह की बजट में इसको 23,000 करोड़ या 23,500 करोड़ करने की? सीएम साहब ने मांग कर रखी है, उसको बढ़ा करके 5,000 करोड़ की और आवश्यकता हमने अपनी बताई है जी, और बढ़ाएंगे। आंजना साहब, क्या प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के जरिए जो ऋण दिया था उसमें भी योजना लागू की जाएगी, एक मुश्त समझौता योजना? तो यही मैंने अभी बताया कि पहले 31 मार्च तक ये छूट जारी थी, दिसंबर तक, इसको बढ़ा करके 31 तक कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आंजना साहब। तो मंत्री उदयलाल आंजना हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जो पूरी योजना को बता रहे थे कि किस तरह से ये योजना लागू की जाएगी और कितना इसका फायदा होगा, कितने किसानों को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निर्मल, जुड़ने के लिए।
क्या एक दिन में 2 परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं अभ्यर्थी? 13 फरवरी को 2 परीक्षा तिथि प्रस्तावित होने से असमंजस की स्थिति है। 13 फरवरी को बोर्ड की ओर से एपीआरओ भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, तो 13 फरवरी को ही ट्रांसपोर्ट एसआई की भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है। 12 फरवरी को 2 पारी में और 13 फरवरी को 1 पारी में होगी ट्रांसपोर्ट एसआई की परीक्षा। ऐसे में अब परीक्षार्थियों ने बोर्ड से परीक्षा तिथि बदलने की गुहार लगाई है। दोनों परीक्षाओं में से एक की परीक्षा तिथि बदलने की मांग उठाई गई है। तो ये सवाल उठ रहा है, विद्यार्थी जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो असमंजस में हैं, क्योंकि एक ही दिन में 2 परीक्षाएं हैं। अब 2 परीक्षाओं में कैसे शामिल होंगे ये अभ्यर्थी? 13 फरवरी को 2 परीक्षा तिथि प्रस्तावित होने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 13 फरवरी को बोर्ड की ओर से एपीआरओ भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है, तो 13 फरवरी को ही ट्रांसपोर्ट एसआई की भर्ती परीक्षा भी प्रस्तावित है। 12 फरवरी को 2 पारी में और 13 फरवरी को 1 पारी में ट्रांसपोर्ट एसआई की परीक्षा होगी। ऐसे में अब परीक्षार्थियों ने बोर्ड से परीक्षा तिथि बदलने की गुहार लगाई है। दोनों परीक्षाओं में से एक की परीक्षा तिथि बदलने की मांग उठाई गई है। अब क्या परीक्षा तिथि बदली जाती है, ये देखना होगा। मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए सुखद खबर है। पहली बार प्रदेश के 100% अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। 95% शिक्षण संस्थाओं ने KYC किया अपडेट। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद की मेहनत रंग लाई है। सालेह मोहम्मद ने गहलोत को करवाया था समस्या से अवगत। सीएम के निर्देश पर सभी शैक्षिक संस्थानों की KYC एवं आधार अपडेट NSP पोर्टल शुरू किया। ऐसे में अब 3,56,000 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। तो ये मेहनत जो है सालेह मोहम्मद की रंग लाई है, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत का संवेदनशील फैसला भी नजर आया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए सुखद खबर है। पहली बार प्रदेश के 100% अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। 95% शिक्षण संस्थाओं ने KYC अपडेट किया है। अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद की मेहनत काम आई है। सालेह मोहम्मद ने गहलोत को करवाया था समस्या से अवगत, और सीएम के निर्देश पर सभी शैक्षिक संस्थानों की KYC एवं आधार अपडेट NSP पोर्टल शुरू किया। ऐसे में अब 3,56,000 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी। सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में विधायक ने लगाए नारे। मेघवाल बालिका छात्रावास के शिलान्यास का कार्यक्रम। विधायक हीराराम मेघवाल ने सीएम गहलोत की तारीफ की। छात्रावास के लिए पहले 5 करोड़ मांगे मेघवाल ने, और जब समाज के प्रतिनिधियों ने 10 करोड़ की मांग की तो हीराराम ने फिर 10 करोड़ की मांग कर डाली, और हीराराम ने कहा कि हम आपके लिए मर मिटने वाले। इतना कहकर गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे मेघवाल। सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ जब विधायक ने ही मुख्यमंत्री के नारे लगा दिए। तो विधायक ने मुख्यमंत्री के नारे लगाए। सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में विधायक ने ये नारे लगाए। मेघवाल बालिका छात्रावास के शिलान्यास का कार्यक्रम। विधायक हीराराम मेघवाल ने सीएम गहलोत की तारीफ की। छात्रावास के लिए पहले 5 करोड़ मांगे मेघवाल ने, और जब समाज के प्रतिनिधियों ने 10 करोड़ की मांग की तो हीराराम ने भी फिर 10 करोड़ की मांग कर डाली। हीराराम ने कहा हम आपके लिए मर मिटने वाले, और इतना कहकर गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे मेघवाल। सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हुआ जब विधायक ने ही मुख्यमंत्री के नारे लगा दिए। मंत्रियों की नई गाड़ियों को नंबरों का इंतजार, परिवहन विभाग खोलेगा नई सीरीज। मंत्रियों की नई गाड़ियों को नंबर देने के लिए नई सीरीज की मंजूरी के लिए विभाग ने परिवहन मंत्री से मंजूरी लेनी रही है। यानी कि परिवहन मंत्री की जब मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद ये नए नंबर की सीरीज डलेगी, लेकिन उससे पहले अभी फाइल भेजी गई है। 8J45GB की नई सीरीज से मिलेंगे सभी नए गाड़ियों के नंबर। मंत्री की मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। यानी कि जब परिवहन मंत्री की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन की
प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो मंत्रियों की नई गाड़ियों को नंबरों का इंतजार है। परिवहन विभाग खोलेगा नई सीरीज। मंत्रियों की नई गाड़ियों को नंबर देने के लिए नई सीरीज की मंजूरी के लिए विभाग ने परिवहन मंत्री को फाइल भेजी है। RJ45 GV की नई सीरीज से मिलेंगे सभी नई गाड़ियों के नंबर। मंत्री की मंजूरी मिलते ही शुरू हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। भीलवाड़ा परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर पर फर्स्ट इंडिया की खबर से हड़कंप। अब कृषि भूमि में चल रहे फिटनेस सेंटर मालिकों में हड़कंप मच गया है। LR एक्ट को ताक में रखकर कृषि भूमि में फिटनेस सेंटर संचालित करने की अनुमति देने के आरोप हैं। LR एक्ट के अवहेलना से सरकार को करीब 100 करोड़ राजस्व के नुकसान का अनुमान है। प्रदेश में करीब 70 से ज्यादा फिटनेस सेंटर कृषि भूमि में स्थापित हुए हैं। तत्कालीन परिवहन आयुक्त निरंजन आर्य के समय हो रही थी नियमों की पालना। तब LR एक्ट के प्रावधानों के तहत ही जारी की जाती थी स्वीकृतियां, लेकिन उनके परिवहन विभाग छोड़ने के बाद नियमों की अवहेलना हो रही है। गत दिनों भीलवाड़ा और जोधपुर में कृषि भूमि में जारी हुई LOI। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास ने भी डाले फिटनेस सेंटर के सामने हथियार। UIT तहसीलदार ने भी नोटिस देकर की इतिश्री। खबर के बाद अब भीलवाड़ा उदयपुर हाईवे पर स्थापित हो रहे फिटनेस सेंटर मालिक लगा रहे UIT में चक्कर। तो लगातार जो फिटनेस सेंटर के मालिक हैं वो UIT में चक्कर लगा रहे हैं। और ये पूरी खबर जहां पर भीलवाड़ा परिवहन विभाग के फिटनेस सेंटर पर फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद हड़कंप मच गया। ऐसे माहौल में तो कैसे नौकरी कर पाएंगे परिवहन निरीक्षक। कल चोमू में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते से मारपीट की घटना से सवाल उठे हैं। बिना फिटनेस के दौड़ रहे ट्रक को रोकने पर हुई उड़न दस्ते की टीम से बदसलूकी। एक तरफ परिवहन विभाग राजस्व टारगेट को पूरा करने के लगातार चालान करके निर्देश कर रहा है, दूसरी तरफ आधी रात को सड़कों पर खड़े उड़न दस्तों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। कल चोमू में हुई मारपीट की घटना से परिवहन निरीक्षकों में देखी जा रही है भारी नाराजगी। बदमाशों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए क्या परिवहन मुख्यालय उठाएगा अब कोई कदम? उड़न दस्तों की सुरक्षा के लिए क्या परिवहन मंत्री करेंगे किसी तरह की कोई पहल? आज खतरे में थी जयपुर के 165 यात्रियों की जान। गनीमत रही कि सुरक्षित तरीके से वापस लौटा विमान। एयर अरबिया की फ्लाइट संख्या G9435 यानी कि 435 का ये घटनाक्रम है। शारजहां से रात 12:30 बजे लगभग 12:25 पर जयपुर की रवाना हुई थी फ्लाइट, और फ्लाइट को रात को 3:25 पर पहुंचना था जयपुर एयरपोर्ट पर। लेकिन उड़ते हुए विमान में आई तकनीकी खराबी, और जयपुर एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कराची के पास एयर स्पेस में आकर वापस शारजहां लौटा विमान। तकनीकी खराबी के चलते एयरलाइन ने विमान से उतारे यात्री और फिर दूसरे विमान से सुबह 5:15 पर जयपुर के लिए फ्लाइट रवाना हुई। सुबह 7:55 पर दूसरे विमान से सुरक्षित जयपुर पहुंचे यात्री।